Hey everyone, welcome to Practice Mock and welcome to today's class of Editorial Insight। तो कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। और जिन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, उनके लिए आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखो, ये इनिशिएटिव जो है एडिटोरियल इंसाइट का, ये हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबुलरी इंप्रूव हो सके, जिससे इन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश सेक्शन में बैंकिंग एग्जाम्स के, उन क्वेश्चंस को आप सक्सेसफुली एक्यूरेटली डील कर सको और अपनी मार्क्स बढ़ा सको। क्योंकि एज वी ऑल नो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चन एक बड़ा पार्ट रोल प्ले करते हैं आपके इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, अब ये बेनिफिशियल कैसे हो जाता है, इसमें हम इस सेशंस में क्या करते हैं? तो इन सेशंस में हम वो आर्टिकल्स चूज करते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी लैंग्वेज वैसी ही होती है जैसे आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। आपके एग्जाम्स में जो पैसेजेस आते हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं आरसी में, पैराजम्बल में, क्लोज पैसेज में, वैसे ही लैंग्वेज वाले, वैसे ही स्ट्रक्चर वाले पैसेजेस आर्टिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि यहाँ का जो बेनिफिट है, यहाँ से जो आप सीखोगे फिर वहाँ एग्जाम में आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे और सक्सेसफुली बहुत अच्छा स्कोर अटेन कर पाओगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। जो पहला वर्ड हमारा है वो है लैमेंट। ठीक है, लैमेंट नाउन है, हालांकि वर्ब भी हो सकता है, बट इन द पैसेज, जो आज का पैसेज है, उसमें एज अ नाउन यूज हुआ है। अब लैमेंट क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस ओवर समथिंग और अ कंप्लेंट, मतलब ऐसी कुछ बातें जो आपके सैड फीलिंग्स को दर्शा रही है, या आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो कंप्लेन करने वाली जो बातें हैं उन्हें ही हम लैमेंट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो गया? ग्रीवेंस। ग्रीवेंस क्या होता है? कंप्लेन होती है, डिससेटिस्फैक्शन जो आप एक्सप्रेस करते हो। ग्रम्बल, ये भी क्या होता है? ये दोनों जो होते हैं इनका मतलब होता है कंप्लेंट। ठीक है, एक मिनट, मे बी ये विजिबल नहीं होगा, मैं फॉन्ट कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, लैमेंट क्या है? लैमेंट आपका नाउन है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? कंप्लेन हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस जो सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा हो, जो कंप्लेंट एक्सप्रेस कर रहा हो, डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस कर रहा हो, ये बता रहा हो कि आप खुश नहीं हो, आप डिससेटिस्फाइड हो किसी चीज से, उसे हम लैमेंट कहते हैं। ग्रीवेंस और ग्रम्बल इसके सिनोनिम्स है, दोनों का ही मतलब क्या होता है? कंप्लेंट होता है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे आपके? कॉम्प्लीमेंट, प्रेज कर रहे हो आप, वाहवाही कर रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, प्रेज कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, इसके एंटोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है? एप्रिशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कंप्लेंट। एक वर्ड होती है आपकी कंप्लेंट, एक वर्ड होता है आपका कंप्लेन। तो ये कंप्लेंट जो है ये नाउन होती है, और कंप्लेन ये आपका होता है वर्ब। ठीक, तो ये हमेशा आप ध्यान में रखना कि जो टी वाला वर्ड है, ठीक है, जिसमें टी लगा हुआ है, वो आपका नाउन है। जिसमें टी नहीं लगा है, ये कंप्लेन, ये वर्ब है। कंप्लेन क्या होता है? जो चीज, कोई एक्सप्रेशन, कोई सेंटेंस जो आप कहते हो, जो ये एक्सप्रेस करता है कि आप अनहैप्पी हो, आप डिससेटिस्फाइड हो। कंप्लेन, उसी कंप्लेन को करने का जो एक्शन होता है, उसी को हम कंप्लेन कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा ध्यान रखना। आते हैं सेकंड वर्ड पे, क्रॉनिकली। क्रॉनिकली क्या होता है? पहले तो क्रॉनिकली है क्या? ये है एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब क्या होता है? मैनर बताते हैं। ठीक है, तो क्रॉनिकली भी मैनर बताता होगा। क्या मैनर? कि इस तरह से हो रहा है कि काफी समय से चला आ रहा है। ठीक है, इन अ वे दैट कंटिन्यूज और हैज कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब इस तरह से कोई चीज हो रही है जो काफी लंबे समय से, ये दिखा रही है कि काफी लंबे समय से ये चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिकली। ये वर्ड क्रॉनिक से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बहुत सिवियर, बहुत इंटेंस, और ऐसा कुछ जो काफी लंबे समय से चल रहा हो। तो क्रॉनिक है, ये एडजेक्टिव है, और इसी का एडवर्ब फॉर्म है क्रॉनिकली, मतलब इस तरह से कुछ करना या इस तरह से किसी का होना कि काफी लंबे समय तक वो चले। सिनोनिम्स क्या होगा? परसिस्टेंटली, रिलेंटलेसली। अब परसिस्टेंटली और रिलेंटलेसली दोनों का ही मतलब होता है बिना रुके, बिना इंटरप्ट हुए, अनइंटरप्टेड वे में चलते रहना, कंटिन्यू होते रहना। जो ये वर्ड है परसिस्टेंटली, ये बना है परसिस्टेंस से, जो कि नाउन होती है। और ये क्या होता है? परसिस्टेंस ऐसी कोई क्वालिटी
किसी में, जिससे वो मतलब हार नहीं मानता, वो करता रहता है, वो कंटिन्यू करता रहता है किसी काम को, चाहे कोई भी चैलेंजेस आए, डिफिकल्टीज आए, ऑब्स्टिकल आए, दैट पर्सन या जो भी चीज़, जैसे पर्सनली नहीं, कोई इवेंट है, कोई चीज़ है, वो कंटिन्यू होती रहती है, कोई पर्सन अपना वो काम कंटिन्यू करता रहता है, कोई इवेंट है वो कंटिन्यू होती रहती है, इररिस्पेक्टिव कि कौन सा ऑब्स्टिकल आ रहा है, कौन सा चैलेंजेस है, क्या डिफिकल्टीज है, तो उस क्वालिटी को हम कहते हैं परसिस्टेंस। ये नाउन है, इसका एक एडवर्ब फॉर्म भी होता है परसिस्टेंट। अब ये उस चीज को बताता है, अगर हम किसी को कह रहे हैं परसिस्टेंट है, मतलब कि वो कंटिन्यू कर रहा है किसी काम को बिना रुके, ठीक है। अब उसी का ही ये एडवर्ब फॉर्म है परसिस्टेंटली, ठीक है, मतलब इस तरह से हो रहा है कि रुक ही नहीं रहा। रिलेंटलेसली, इसको देखते हैं। अब ये जो वर्ड है, एक वर्ड आता है रिलेंट, जिसका मतलब होता है गिव अप, ठीक है, या तो लूज स्ट्रेंथ। कहते हैं ना द रेन रिलेंटेड, रेन रिलेंट कर गई, मतलब रेन कम, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई, वो धीमी हो गई। तो रिलेंट का मतलब होता है या तो इंटेंसिटी में, स्ट्रेंथ में कम हो जाना, या गिव अप कर देना, ठीक है, हार मान लेना। अब अगर इसमें एल ई डबल एस लगा दो, रिलेंट में अगर एल ई डबल एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, रिलेंटलेस, मतलब ऐसी कोई चीज जो इसके रिलेंट के अपोजिट काम कर रही है, क्योंकि जब हम लेस लगा देते हैं किसी में तो वो उसके अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कन्वे करता है। जैसे केयर, केयर क्या होता है कि आप केयरफुल हो किसी चीज को लेके, अटेंशन दे रहे हो। अब इसमें लगा दो तुम एल ई एस एस, केयरलेस, तो ये लेस क्या कर रहा है, इसकी मीनिंग को निगेट कर दे रहा है, ऐसी कोई चीज जो केयर नहीं करती है, ठीक है। तो वैसे ही रिलेंटलेस, रिलेंट मतलब कि गिव अप कर देना, अब उसमें लेस लगा दी, मतलब इसकी मीनिंग को निगेट किया, मतलब कि कोई चीज जो गिव अप नहीं कर रही है, जो कंटिन्यू किए जा रही है, हार नहीं मान रही है। तो ये रिलेंटलेस क्या है, एडजेक्टिव है, उसी का एडवर्ब फॉर्म है रिलेंटलेसली, मतलब इस तरह से काम करना कि रुको रुको ही मत, करते रहो करते रहो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, ओकेजनली। अब ओकेजनली ओकेजन से बना, ओकेजन क्या होता है, एक सिंगुलर इवेंट होता है, एक चीज, ठीक है। ओकेजनली मतलब ओकेजन पे हो रही है, मतलब बार बार नहीं होती है, कभी कभार ही होती है, क्योंकि ओकेजन्स कभी कभार ही आते हैं। स्पोरेडिकली भी वही होता है, कभी कभार होना, ओकेजनली होना, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बार बार ये आर्टिकल्स में देखने को मिलता है, वो क्या वाले क्वेश्चंस में यूज कर दिया जाता है स्पोरेडिकली को। तो इसको हमेशा याद रखना कि स्पोरेडिकली का मतलब होता है ऐसी चीज जो फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है, इरेगुलर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है परसिस्टेंटली, जिसके लिए मैंने, इसी वजह से मैंने परसिस्टेंस और परसिस्टेंट वाला ये कॉन्सेप्ट समझाया, और रिलेंटलेसली भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, क्लिशे। अ क्लिशे इज अ नाउन। क्लिशे का मतलब होता है कोई ऐसी फ्रेज, ठीक है, कोई ऐसा आइडिया जो इतनी बार यूज कर दिया गया है, इतनी बार, क्या वो इंटरेस्टिंग है ही नहीं, क्योंकि जितनी इतनी बार कर दिया गया, सबको पता है, जो चीज सबको पता है, कॉमन हो गई है, वो इंटरेस्टिंग तो रहती नहीं। तो क्लिशे भी क्या होता है, कोई फ्रेज होता है, कोई आइडिया होता है जो कि इतनी बार यूज कर दिया गया है उसको कि अब वो इंटरेस्टिंग रहा ही नहीं, उसमें कुछ मीनिंग बची ही नहीं। सिनोनिम्स क्या होते हैं, ट्रूप। ट्रूप भी क्या होता है, एक थीम जो बार बार यूज हो रहा है, स्पेशली बुक्स में और मूवीज में, जो कोई एक एक्टिविटी हुई, एक्शन होता है, या कोई स्टोरी होती है छोटी सी, बार बार रिपीट होती रहती है, उसको हम ट्रूप कहते हैं। अब चूंकि वो भी बार बार होती रहती है तो वो भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। प्लेटिट्यूड भी वही होता है, कोई ऐसी चीज जो इतनी बार यूज हो गई है, कोई ऐसा वर्ड है, फ्रेज है, ठीक है, आइडिया है, इतनी बार यूज हो चुका है कि अब वो इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग हो चुका है वो। एंटोनिम्स क्या होंगे, बज़वर्ड। बज़वर्ड क्या होता है, वर्ड जो फैशनेबल है, जो पॉपुलर है। एक फ्रेज होती है इन वोग, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है इन वोग, इसका मतलब क्या होता है, इन फैशन, जो भी फैशन में है, जो भी ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो बज़वर्ड क्या होता है, ऐसा वर्ड जो वोग में होता है, जो फैशन में होता है, जो भी पॉपुलर है। नियोलॉजिज्म मतलब न्यू वर्ड, ऐसी कोई वर्ड जो अभी आई हो, उसको कहते हैं न्यू वर्ड, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स होगा। फोर्थ है ग्राइंड। अब ग्राइंड क्या है, नाउन। अब ये नाउन ग्राइंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई एक्टिविटी जो बोरिंग है, जो टायरिंग है, जिसको करते हुए जो पर्सन है वो थक जाता है, बट और काफी टाइम भी लेता है, तो उसको कहते हैं ग्राइंड। कहते हैं ना डेली ग्राइंड, एक फ्रेज आता है डेली ग्राइंड, इसका मतलब क्या होता है, जो हर दिन जो टास्क आपको करना पड़ता है, वो टास्क कैसा है, बोरिंग होता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और वो करके आप थक जाते हो, तो वैसे किसी टास्क को हम ग्राइंड कहते हैं।
सिनोनिम्स क्या है? ड्रेजरी, ड्रेजरी भी वही होता है, बोरिंग और टायरिंग वर्क, जो थका रहा है आपको, जो बोरिंग है, बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पर करना पड़ रहा है क्योंकि आपका हैबिट कह रहा आपका या तो ऑक्यूपेशन है, वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है, जो वही चीज़ हर दिन वाली जो काम होती है, जो इंटरेस्टिंग होती ही नहीं है, जो बोरिंग होती है बट करनी पड़ती है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा उसका? लीजर। अब लेजर क्या होता है? फ्री टाइम, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। पास टाइम, पास टाइम क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी जो आप इसलिए करते हो क्योंकि वो आपको वो प्लेजरेबल लगती है, आप उसको एंजॉय करते हो, इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन है कि करना ही पड़ेगा, वर्क है अब तो वर्क का पार्ट है, करो तो करना ही पड़ेगा चाहो या ना चाहो, वैसा नहीं, आप चाहते हो करना क्योंकि उसमें आपको मजा आता है, तो वो पास टाइम होता है। फिफ्थ, ओवरबियरिंग, ये एक एडजेक्टिव है। ओवरबियरिंग ऐसे इंसान को कहते हैं जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर का होता है, कंट्रोल करना चाहता है, चाहता है कि लोग मेरे अकॉर्डिंग ही काम करें, इतना कंट्रोल करना चाहता है कि लोग मतलब एकदम उससे एकदम ये हो जाते हैं, मतलब फेड अप हो जाते हैं कि एकदम अनप्लेजेंट लगने लगता है उनको। तो ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल इन एन अनप्लेजेंट वे, तो वो होता है आपका ओवरबेयरिंग, ठीक है। डोमिनेटिंग, जो डोमिनेट करना चाहता है, जो कंट्रोल करना चाहता है लोगों को, ठीक है। इंपीरियस, ऐसा कोई पर्सन जो खुद को समझता है बहुत ऊपर सबसे और चाहता है कि लोग उसको ओबे करे, उसकी पूजा करे, उसकी बात माने, ठीक है। उसके एंटोनिम्स क्या होंगे? टॉलरेंट एंड कंसिडरेट। टॉलरेंट ऐसा पर्सन होता है जो टॉलरेट करता है। क्या टॉलरेट करता है वो? मतलब क्या सहता है वो? ऐसी बिहेवियर, ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसे ओपिनियंस जो उसके लाइकिंग के अगेंस्ट है, मतलब वो उतना अग्री नहीं करता है उस बिहेवियर से, उतना अग्री नहीं करता है ओपिनियन से, बट वो ये भी कोशिश नहीं करता कि नहीं तुम जो कह रहे हो, तुम जो कर रहे हो गलत है, मेरी बात मानो, मेरी सुनो, नहीं, वो टॉलरेट करता है कि वो ये समझता है कि हर तरह के ओपिनियंस, हर तरह के बिहेवियर होने चाहिए। कंसिडरेट, ऐसा पर्सन जो दूसरों के फीलिंग्स का, दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखता है, वो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे दूसरे हर्ट हो जाए। ओवरबेयरिंग क्या करता है? वो कंट्रोल करना चाहता है लोगों को अनप्लेजेंट वे में, मतलब उसको मतलब नहीं होता कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, उनके खुद के लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, बस उसको चाहिए कि भाई मेरे कंट्रोल में रहो। वही कंसिडरेट क्या करता है? वो लोगों के फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक, इमोशंस का ख्याल रखता है। सिक्स, नैडी। अब ये क्या? ये एक वर्ड है नैडी, मतलब एक अलग तरह है, वे है नो कहने का, नॉट कहने का, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? नील, नाडा, नो, नॉट, नैडी, ये सब का मतलब नो होता है, मतलब कुछ नहीं, एब्सेंस ऑफ समथिंग। एंटोनिम्स क्या होता है इसका? मल्टीपल, अब नहीं है, एक जगह कुछ नहीं है, एक जगह काफी कुछ है, तो मल्टीपल, न्यूमरस, जिसका मतलब होता है सेवरल, मैनी, वेरियस। सेवन, डीमंस, नाउन है। अब देख रहे हो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। डीमन तो काफी फैमिलियर हो गया आप इस वर्ड से, मतलब क्या होता है? ईवल कैरेक्टर होता है, एक ऐसा पर्सन जो ईवल है, विकेड है, गंदे काम करता है, उसको हम डीमन कहते हैं। बट इसका मतलब एक और चीज होता है, क्या? समथिंग दैट कॉजेस अ पर्सन टू वरी एंड मेक्स देम अनहैप्पी, ऐसी कोई चीज जो लोगों को चिंता देती है, उन्हें चिंतित, उन्हें वरी देती है, एंग्जाइटी देती है, एंक्सियस करती है, ठीक है, और उनको अनहैप्पी बना देती है, उसको हम डीमंस कहते हैं। सिनोनिम्स, इशूज। इशूज क्या होता है? प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज लोगों को अनहैप्पी कर देते हैं, वरी देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं। बैगेज भी वही होता है, बर्डन, बोझ, ठीक है। अब किसी पे बैगेज, बर्डन आता है तो वो खुश तो होता नहीं, वो तो अनहैप्पी ही होता है। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? रेमेडी, फिक्स, दोनों का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन। और सोल्यूशन से ये पर्सन खुश हो जाता है क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स, यानी कि जो उसके डीमंस थे, जो इश्यूज थे, जो बैगेज था, वो फिक्स हो गया, ठीक है, वो उसकी रेमेडी मिल गई। तो फिक्स और रेमेडीज के एंटोनिम्स हैं। नंबर 8, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या? एडजेक्टिव है, मतलब ऐसी कोई चीज जो चेंज हो सके, एडजस्ट कर सके, अडेप्ट हो सके, किससे? चेंजिंग कंडीशन से, न्यू कंडीशन से, सिचुएशन से। कंडीशन चेंज हुई, सिचुएशन चेंज हुआ, तो वो चीज भी चेंज हो गई उसके अकॉर्डिंग कि वहां पे वो अच्छे से रह सके या अच्छे से काम कर सके, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। सिनोनिम्स, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई चीज जो डिफरेंट एक्टिविटीज कर सके। अगर एक्टिविटी चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो वो भी खुद को चेंज करके अडेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर पा रहा है आराम से। एंटोनिम्स, रिजिड एंड फर्म, मतलब रिजिड और फर्म क्या होता है? अनचेंजेबल, मतलब जो चेंज हो ही नहीं सकते,
जो अडेप्ट नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं रिजिड या फॉर्म। नाइन्थ है प्लूटोक्रेट्स, नाउन है प्लूटोक्रेट्स, ऐसे लोग जो बहुत, जिनके पास काफ़ी पैसा है और उस वजह से काफ़ी पावर भी है, वेल्दी है और वेल्थी उनका पावर का सोर्स भी है, उनको हम प्लूटोक्रेट्स कहते हैं, पीपल हु आर पावरफुल बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ। सिनोनिम्स मैग्नेट्स, मैग्नेट भी क्या होता है, पावरफुल, रिच, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। सिमिलरली टाइकून्स भी कहते हैं उन्हें, ठीक है, बिजनेस टाइकून क्या होता है, ऐसा पर्सन जो उसके पास बहुत पैसे है, बहुत पावर है, बहुत इन्फ्लुएंस है उसका, तो टाइकून्स। एंटोनिम्स पॉपर्स एंड इंडिजेंट्स, ये दोनों पुअर पीपल को कहते हैं, पुअर को कहते हैं, पॉपर्स भी कहते हैं, इंडिजेंट्स भी कहते हैं, जिनको नीड की जरूरत है, पुअर, नीडी, ठीक है, जिनको नीड की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे, तो कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए हैं, तो पहला है ड्रिफ्ट अवे। ड्रिफ्ट अवे का मतलब होता है दूर चला जाना, एकदम सिंपल वे में किसी चीज से दूर चले गए आप। अब ये दोनों सेंस में यूज होता है, फिजिकल सेंस में भी कि आप डिस्टेंस में दूर जा रहे हो, और एक और सेंस होता है कि आप किसी से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हो, मतलब अब उस पर्सन को आप उतना पसंद नहीं करते हो, उससे दूर जा रहे हो आप, ठीक है, तो उस सेंस में भी यूज होता है। 11 क्या है, कॉट अप इन। कॉट अप इन का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, ऐसी चीज जो कि जिसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते नहीं हो, आप पसंद नहीं करते हो, बट इन्वॉल्व हो उसमें, आपको काम कर रहे हो, तो उसको कहते हैं कॉट अप इन। लुकिंग आफ्टर क्या है, लुकिंग आफ्टर समवन मतलब टेकिंग केयर ऑफ समवन, किसी का ख्याल रखना, देखभाल करना उसकी। ब्रेक डाउन मतलब कोई चीज ब्रेक डाउन कर गई, टूट गई, कि काम नहीं कर रही है क्योंकि मैल फंक्शन हो गया, फॉल्ट हो गया है। swallowed up का मतलब क्या होता है, took someone or something in so that it was destroyed or no longer independent, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से निगल लेना, कि अब वो चीज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, इस तरह से आपने उसको यूज किया कि वो चीज डिस्ट्रॉय ही हो गई पूरी, तो swallowed up कहते हैं उसे। idioms and phrases में एक idiom है, miss the forest for the trees। miss the forest for the trees का मतलब क्या होता है, to fail to see, understand or focus on a situation in its entirety because of a preoccupation with minor details, मतलब कि आप माइनर डिटेल यानी छोटी छोटी चीजों में इतने बिजी हो, उनमें इतने इन्वॉल्व हो, जो आपका जो बड़ा पिक्चर है, बिग पिक्चर है, जो पूरा सिचुएशन है, वो आपको ढंग से नहीं दिख पा रहा, या आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, यानी छोटी छोटी चीजों की पे इतना ध्यान है कि जो बड़ा चीज है वो आपको नहीं दिख रहा, तो यू आर मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, क्योंकि जो ट्रीज है, ट्रीज क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो है, ठीक है, उस पर इतना ध्यान है आपका, इतना फोकस है कि जो फॉरेस्ट है, जो बड़ी चीज है, वो आपको दिख नहीं रही, समझ नहीं आ रही। तो ये था आज का वोकैबुलरी। अब आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी रेलेवेंट है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के लैंग्वेज वाले जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको एग्जाम्स पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्या है, द 25 आवर डे डोंट वेस्ट इफ, या पे इफ दी इट होगा, डोंट वेस्ट इट ऑन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 25 आवर डे मतलब 25 घंटे का डे होगा, तो उसको वेस्ट मत करो प्रोडक्टिविटी पे। इन एन एरा, इस टाइम वेयर प्लूटोक्रेट्स एंड टेक ब्रोस स्पीक कैजुअली ऑफ 70 आवर वर्क वीक्स, ये अभी का जो दौर है जहां पे प्लूटोक्रेट्स यानी कि रिच पावरफुल पीपल और टेक ब्रोस, ये वो होते हैं जो आईटी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको कहते हैं टेक ब्रोस। तो प्लूटोक्रेट्स एंड टेक ब्रोस स्पीक कैजुअली ऑफ 70 आवर वर्क वीक्स, मतलब कि वर्क वीक का मतलब क्या है कि एक वीक में वो कितना घंटे काम करना है। तो क्या कहना है इन प्लूटोक्रेट्स का और टेक ब्रोस का, बहुत कैजुअल वे में कहते हैं कि लोगों को 70 आवर का वर्क वीक होना चाहिए, मतलब कि 70 आवर्स काम करने चाहिए लोगों को। और कैसे कह रहे हैं, बहुत कैजुअली कह रहे हैं, मतलब विदाउट मच थिंकिंग, मतलब सोच नहीं रहे हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसकी डीपर मीनिंग क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या ये पॉसिबल है भी, फीजिबल है भी, फिजिबिलिटी क्या है इसकी, ये सब सोचे बिना बहुत ही कैजुअल वे में कह रहे हैं ये प्लूटोक्रेट्स एंड टेक ब्रोस की 70 आवर वर्क वीक तो होना चाहिए, लोगों को 70 आवर्स, एक वीक में 70 आवर्स काम तो करने चाहिए। व्हेन इज द वर्कर, तो अब जब ऐसा ये एरा हो रहा है जहां पे प्लूटोक्रेट और टेक ब्रोस कैजुअली 70 आवर वर्क वीक्स की बात कर रहे हैं, तो व्हेन इज द वर्कर whether his collar is blue or white meant to just be, तो जब 70 आवर वर्क वीक काम ही करेगा तो वर्कर meant to just be मतलब रिलैक्स कब करेगा। meant to be क्या होता है, meant to just be का मतलब होता है कि be oneself, कहते हैं ना be yourself, मतलब उससे जो चीज पसंद है,
चाहे वो रिलैक्स करना ही हो, अपनी हॉबी परस्यू करना हो, कोई ऐसी चीज़ करना हो। पास टाइम्स के बारे में हमने पढ़ा कि पास टाइम्स में उसको इंडल्ज होना, इन्वॉल्व होना है, मतलब वो चीज़ें जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो उसका वर्क नहीं है, ऐसी चीज़ें वो करे तो कब करेगा, रिलैक्स कब करेगा? अगर वो 20 आवर वर्क वीक करता रहेगा तो। और वर्कर कोई भी हो, ठीक है, ब्लू हो, वाइट हो, कोई भी हो, ठीक है। अब ब्लू और वाइट क्या होता है? तो देखो, ब्लू कॉलर वर्कर जो होते हैं, ब्लू कॉलर, वो मेनुअली मैनुअल वर्क में होते हैं, ठीक है। वर्कर जैसे जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, यूजिंग देयर हैंड्स, यूजिंग देयर बॉडी, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, उन्हें कहते हैं ब्लू कॉलर। जो व्हाइट कॉलर होते हैं वो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। उनका काम किसका होता है? उनका काम जितना माइंड का होता है, जो स्किल्स का होता है, तो वो होता है। तो चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर हो, मतलब ऑफिस वर्कर हो, या सॉरी व्हाइट कॉलर वर्कर हो, ऑफिस वर्कर हो, या ब्लू कॉलर वर्कर हो, मतलब मैनुअल काम करने वाला वर्कर हो, किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है। कब वो करेगा ये? वो बी योर सेल्फ कब होगा? अपना जो उसको रिलैक्सेशन, जो उसको पर्सनल टाइम चाहिए, मी टाइम जिसको कहते हैं कि आई नीड माई मी टाइम, मेरा मी टाइम चल रहा है, तो वो मी टाइम कब लाएगा? वो जब 70 आवर वर्क वीक ही कर रहा है, वो 70 आवर्स का 20 आवर काम ही कर रहा है वीक में, तो जो ये बहुत कैजुअली कैरी करना चाहिए प्लूटोक्रेट्स और टेक ब्रोस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप पॉज करके पूरा आर्टिकल पढ़ लो खुद से। ये रहा इसका सेकंड पैराग्राफ और ये रहा थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, ये रहा थर्ड थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। यहाँ पे आप पहले पढ़ो, खुद समझो, और फिर उसके बाद देखना कि क्या आपने जो समझा क्या वही था जो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था। तो देयर इज अ लैमेंट अमंग द क्रॉनिकली बिजी, मतलब जो क्रॉनिकली बिजी लोग हैं, ठीक है, उनके में एक कंप्लेन चल रहा होता है, एक लैमेंट चल रही होती है, डिससेटिस्फैक्शन चल रहा होता है। मतलब जितने भी बिजी हैं, कैसे बिजी है? क्रॉनिकली, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे लोग जो बहुत समय से बिजी चल रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ इतनी हेक्टिक है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का, वर्क वर्क ही है, ठीक है। तो उन लोगों का एक लैमेंट है, एक कंप्लेन है। क्या है? क्लिशे रैली, मतलब वो कंप्लेन कैसा है? क्लिशे है, मतलब ऐसा भी कंप्लेन नहीं है जो बहुत यूनिक कंप्लेन है, न्यू कंप्लेन है। ऐसा कंप्लेन है जो बहुत टाइम से आ रहा है, इसलिए वो कंप्लेन भी अनइंटरेस्टिंग हो गया है कि पता ही है क्या कंप्लेन है। दैट देयर आर इनफ आवर्स इन द डे। और कंप्लेन क्या है? कि दिन में इनफ आवर्स, यानी कि बहुत ज्यादा घंटे नहीं है, ठीक है, इनफ आवर्स उनको नहीं मिलते एक दिन में, ठीक है। एज इट टर्न्स आउट द 24 आवर लिमिट isn't going to be around forever. एज इट टर्न्स, और मतलब अब यहाँ पे एज इट टर्न्स आउट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड बात कह रहा है ऑथर। क्या बात कह रहा है? कि जो 24 आवर का वर्क लिमिट है, जो कि एक दिन में हमें 24 घंटे मिलते हैं, isn't going to be around forever. isn't going to be around forever मतलब क्या होता है? isn't going to be around मतलब कि वो हमेशा नहीं रहेगा। forever मतलब, हाँ, isn't going to around मतलब नहीं रहेगा, forever मतलब हमेशा, मतलब वो हमेशा नहीं रहेगा। कहने का क्या मतलब है? कि 24 आवर का लिमिट हट जाएगा, मतलब दिन में जो 24 घंटे होते हैं वो हट जाएगा लिमिट, मतलब लिमिट बढ़ जाएगा, यानी 24 से ज्यादा घंटे हो जाएंगे, ठीक है। A study conducted by scientists at the University of Wisconsin Madison, तो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी साइंटिस्ट में। कहाँ कंडक्ट की गई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन में। हैज फाउंड, उनको ये मिला है, दैट एज द मून ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम द अर्थ, एज द मून ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब जो मून है, यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये रहा मून, ठीक है। तो ये अब दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है। तो एज द मून ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम द अर्थ स्लोली बट श्योरली, स्लोली जा रहा है बट जा रहा है, ऐसा कोई इसमें डाउट नहीं है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। श्योरली वर्ड का मतलब क्या है? कि जा ही रहा है, पर स्लोली वे में जा रहा है। इट विल इम्पैक्ट द लैटर्स रोटेशन, इससे लैटर्स का रोटेशन इंपैक्ट होगा। अब रोटेशन क्या होता है? अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना, ठीक है, तो ये भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो लैटर का मतलब क्या होता है? सेकंड। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है ना फॉर्मल लैटर का, कहाँ लिख दूं? यहां लिख देता हूं, फॉर्मल और लैटर। ये हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटेंस में दो चीजों की बात कर चुके हैं। तो एक चीज पहले आई होगी, उसके बाद दूसरी चीज आई होगी, तो जो पहली आई है, जो फर्स्ट है, वो फॉर्मल होती है, जो सेकंड है वो लैटर होती है। तो यहाँ पे लैटर लिखा है, मतलब किसका? पहले क्या आया? मून की पहले बात हुई, ठीक है,
अर्थ की बाद में बात हुई, तो मून क्या है, फर्स्ट है, अर्थ क्या है, सेकंड है, तो लैटर क्या है, अर्थ यानी सेकंड, तो अर्थ का रोटेशन इंपैक्ट हो जाएगा किससे, ये जो मून दूर जा रहा है उससे। इन इफेक्ट, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद देयर विल बी अ 25 आवर डे, क्या होगा इससे, 25 घंटे का डे होगा, ठीक है, 24 आवर्स अ डे, मतलब एक घंटे में 25, एक दिन में 25 घंटे होंगे। as with most things, those caught up in the grind miss the forest for the trees. as with most things का मतलब जैसे कि हम सारे बहुत सारी चीजों में देखते हैं, those caught up in the grind, caught up in मतलब इन्वॉल्व है, किस चीज में इन्वॉल्व है, वो लोग जो इन्वॉल्व है किस में, ग्राइंड में, वर्क में। हमने पढ़ा ग्राइंड क्या होता है, ऐसा वर्क जो आपको करना पड़ता है, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, मतलब यहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन वाले वर्क की बात हो रही है। तो जो इन्वॉल्व है वर्क में, मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, वो इतने मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्री मतलब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, बड़ा पिक्चर नहीं दिख रहा। क्या कहना चाह रहा है ऑथर कि जो लोग काम में इतने इन्वॉल्व है कि उनको छोटी छोटी चीजें, कि हाँ जो अभी काम करना है, अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बड़ा पिक्चर दिख ही नहीं रहा कि आखिर जितना वो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उन पे, वो बड़ा पिक्चर है तो वो देख नहीं पा रहे। An extra hour a day is, if anything, a temporal tonic that most people deserve, in fact need. ये जो एक्स्ट्रा आवर मिलेगा काफी साल बाद, जो 25 घंटे का दिन होगा, तो एक घंटा जो एक्स्ट्रा मिलेगा ये क्या है, तो ये एक टेम्पोरल टॉनिक मिलेगा। टेम्पोरल मीन्स रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम मतलब टाइम से रिलेटेड कुछ भी चीज होता है तो उसको हम टेम्पोरल कहते हैं। तो क्योंकि अब टेम्पोरल क्या है, टाइम से ही रिलेटेड है, आवर किससे होता है, घंटा टाइम से ही रिलेटेड होता है, और ये क्या होगा, टॉनिक मतलब क्या होगा, रेमेडी बनेगा। टॉनिक क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो टॉनिक हम लेते हैं और हमारी बीमारी सही हो जाती है, इलनेस चला जाता है, तो वैसे ही रेमेडी होगा जो कि बहुत लोग डिजर्व भी करते हैं, उनका राइट भी है और नीड भी करते हैं, उनकी जरूरत भी है इस एक्स्ट्रा घंटे की, वो डिजर्व भी करते हैं और जरूरत भी है उनकी। In an era where plutocrats and tech bros speak casually of 70-hour work week, ये जो दौर चल रहा है, ये जो समय चल रहा है जहाँ पे प्लूटोक्रेट्स है, रिच पीपल है, इन्फ्लुएंशियल पीपल है, टेक ब्रोज है, जो आईटी में काम करने वाले लोग हैं, वो कैजुअली बिना ज्यादा सोचे हुए ये कह देते हैं 70 आवर वर्क वीक्स के बारे में, बोलते हैं कि 70 आवर एक वीक में 70 आवर्स काम करो। When is the worker, whether his collar is blue or white, चाहे वो ब्लू और कॉलर वर्कर है, व्हाइट कॉलर वर्कर है, कब मेंट टू जस्ट पिक, कब वो खुद का टाइम एंजॉय करेगा, कब उसको पर्सनल टाइम मिलेगा, कब वो अपनी हॉबीज को परस्यूट करेगा, या कुछ भी नहीं कर रहा है कब वो रिलैक्स करेगा। तो ये यहाँ पे एक ऑथर पूछना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा, देयर इज अ लैमेंट अमंग द क्रॉनिकली बिजी, ठीक है, ये एक सेंटेंस को देखो, देयर इज अ लैमेंट, कहाँ पे देयर इज अ लैमेंट क्या है, एक कंप्लेन है, अमंग कंप्लेन किसके बीच है, द क्रॉनिकली बिजी। अब अमंग क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे नाउन तुमको दिख रहा है कहीं पे भी, द आर्टिकल है, क्रॉनिकली एडवर्ब है, बिजी तो नाउन है, बिजी तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कैसे बन गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का, तो मैं बताता हूँ, जब हम एडजेक्टिव के आगे द लगाते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, तो वो नाउन का काम करता है। कहते हैं ना द रिच, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, अमीर, बट द लगा दिया, रिच मतलब रिच पीपल की बात हो रही है, वैसे द पुअर, पुअर पीपल की बात हो रही है, द वाइज, वाइज पीपल की बात हो रही है, तो यहाँ पे द बिजी मतलब बिजी पीपल की बात हो रही है। अब क्रॉनिकली क्या कर रहा है, अब देखो क्रॉनिकली एडवर्ब है, बताना हमें क्या है, ऐसे लोग जो बहुत टाइम से बिजी है। अब बिजी है, अब नाउन का फंक्शन कर रहा है ये द बिजी, बट है तो एडजेक्टिव ही, फंक्शन नाउन का कर रहा है बट है क्या, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो एडवर्ब ही करेगा मॉडिफाई, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये जो द प्लस एडजेक्टिव वाला है, इस पे आ सकते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, आप द के साथ एडजेक्टिव लगा के नाउन बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इवन विद द मोर यूजुअल 8 आवर डे, अभी जो चल रहा है, जो नॉर्मल है 8 आवर डे की, एक घंटे एक दिन में 8 घंटे काम करना पड़ता है, जो चल रहा है, इट्स नॉट एज दो देयर इज अ नीट डिवीजन बिटवीन वर्क एंड नॉन वर्क। अभी जो 8 आवर डे चल रहा है, ठीक है, उसमें भी कोई नीट डिवीजन नहीं है, कोई क्लियर डिफरेंस नहीं है वर्क में नॉन वर्क में। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 8 घंटे काम करने के बाद पर्सन फ्री हो जाता है, कि 8 घंटा वर्क
वो खत्म हुआ, नॉन वर्क शुरू हो गया, अब कोई वर्क नहीं करना है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट ईमेल्स एंड कॉल्स फ्रॉम द ओवरबियरिंग मैनेजर। कोई एक सिर्फ जो ओवरबियरिंग जो कंट्रोलिंग मैनेजर है उसके जो ईमेल्स आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं है, वो तो मतलब लोग पीपल को बिजी रखते ही हैं, जो काम कर रहे हैं वो इससे डील कर ही रहे हैं। जो कंट्रोलिंग मैनेजर है, ठीक है, वो तो ईमेल करेगा ही, वो तो कॉल करेगा ही, तो उसके कॉल्स ईमेल्स तो आंसर करने ही है। उसके साथ साथ दे आर चिल्ड्रन टू बी टेकन केयर ऑफ, बच्चों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जो फैमिली पीपल है, उनके बच्चे हैं, उनको बच्चों का भी ख्याल रखना है। रिलेशनशिप्स टू बी वर्कड ऑन, अब वो रिलेशनशिप में भी हो गया, अब वो रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, वहाँ भी आपको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट लगानी पड़ती है, तभी वो रिलेशनशिप हेल्दी होता है, स्ट्रांग रहता है, तो वहाँ पे भी टाइम जाता है। पेरेंट्स हु मे नीड लुकिंग आफ्टर, और कुछ के पेरेंट्स भी है, ओल्ड पेरेंट्स हैं, सिक पेरेंट्स हैं, हु मे नीड लुकिंग आफ्टर, जिनको केयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनको ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि 8 आवर का दिन में 8 घंटे का जो दिन है, जहाँ पे कहा जाता है नॉर्मली कि 8 घंटे का दिन है, 8 घंटे ऑफिस आना है और 8 घंटे के बाद तुम फ्री हो, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत क्लियर डिवाइड है कि 8 घंटे के बाद इंसान एकदम फ्री हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके बाद मैनेजर, कंट्रोलिंग मैनेजर है, वो वर्क आवर्स के बाद भी कॉल करता रहता है, मैसेज करता रहता है, ईमेल करता रहता है, उसको आंसर करो, वहां पे सुनो। उसके अलावा चिल्ड्रन है, रिलेशनशिप्स है, पेरेंट्स है, ये सब चीज भी टाइम लेते हैं। तो कहने क्या चाह रहा है कि पर्सन 8 घंटे के काम करने के बाद भी बिजी रह रहे हैं, ठीक है, काम करे रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। एंड एज एवरीवन हु रन्स अ हाउस नोज, और जो भी, जिसको भी पता है, जो हाउस में जो रहता है, हाउस के काम करता है, घर के काम करता है, उनको क्या पता होता है, देयर इज नैडी, नैडी मतलब नॉट, देयर इज नॉट अ संडे व्हेन सम क्रूशियल अप्लायंस डजंट ब्रेक डाउन एंड रिक्वायर्स ईदर रिपेयर और सर्विसिंग। मतलब अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी काम करते हैं, घर के काम करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि हर संडे को कोई ना कोई काम आ ही जाता है। यहाँ पे ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है संडे को, फिर उसको ले जाना पड़ता है बनवाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि संडे को भी, जो कि हॉलीडे होता है, जहाँ पे काम नहीं किया जाता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है घर की, जिसमें इंसान को, पर्सन को, पीपल को काम करना ही पड़ता है। एन एक्स्ट्रा आवर देन मे वेल बी swallowed up, अब एक्स्ट्रा आवर अगर आ भी गया तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही सब काम होगा, ठीक है। अभी जब 8 आवर का डे फिक्स कर दिया गया है, उसके बाद भी इतने काम करने पड़ रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा आवर आ भी गया अगर, तो क्या होगा, उसमें भी वही काम करने पड़ेंगे, यही सब काम में वो एक्स्ट्रा आवर भी निकल जाएगा, वो एक्स्ट्रा आवर भी swallowed up हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसी में यूज हो जाएगा, ठीक है। बट इट नीड नॉट बी, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ऑथर ये बता रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ हो सकता है जिससे आपका एक्स्ट्रा आवर बच जाए। तो ये पैराग्राफ ये कह रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, पेरेंट्स हु मे नीड लुकिंग आफ्टर, पेरेंट्स हु मे नीड, ठीक है। मे नीड क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये प्रोनाउन की स्पेलिंग मैंने गलत क्यों लिख दी, हाँ, ठीक है। यहाँ पे लुकिंग आफ्टर क्या है, ये भी तो वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब है। तो क्या फ्रेजल वर्ब्स ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं वर्ब का, नहीं बन सकते। बट यहाँ पे कैसे बना है, तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये है जेरेंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि नाउन का वर्क करती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पढ़ा होगा आपने, देखा भी होगा। तो वहां पे स्मोकिंग क्या है, SMOKING है, क्या है, वर्ब है, बट फिर भी स्मोकिंग बनी हुई तो है ना उसमें सब्जेक्ट। कभी सेंटेंस को देखना, कहीं तुम पढ़ो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज नॉट अलाउड हियर, देखना वहां पे वो वर्ब नहीं है, नाउन का वर्क कर रही है। कैसे कर रही है, क्योंकि वो जेरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड का काम करती है, तो यहाँ पे भी ये जेरेंड है। पेरेंट्स हु मे नीड लुक आफ्टर, ठीक है, पेरेंट्स कौन से पेरेंट्स, जिनको लुकिंग आफ्टर की जरूरत है, मतलब कि यहाँ पे केयर की जरूरत है। लुकिंग आफ्टर का मतलब क्या है, केयर, ठीक है, पेरेंट्स हु मे नीड केयर। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। लॉन्ग अगो वर्जीनिया वुल्फ रोट, ठीक है, बहुत पहले वर्जीनिया वुल्फ क्या है, एक बहुत ही बड़ी ऑथर है, प्रोमिनेंट ऑथर है, बहुत ही पॉपुलर राइटर है, ऑथर है। उन्होंने क्या लिखा,
अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ अ ओन इफ सी इज टू राइट फिक्शन। ठीक है, एक वुमेन के पास मनी होना चाहिए और रूम होना चाहिए खुद का, अगर उसे फिक्शन लिखना है तो। और वर्जीनिया वुल्फ क्या कहना चाह रही है कि अगर जो वुमेन है उसकी हॉबी है फिक्शन लिखना, बुक्स लिखना, तो उसके पास मनी यानी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और उसके पास अ रूम ऑफ हर ओन मतलब ऐसा रूम होना चाहिए, मतलब उसके पास स्पेस होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए खुद का जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे नहीं फुलफिल करनी है, कोई रोल प्ले नहीं करना है, कोई वर्क नहीं करना है। ठीक है, इसलिए कहा गया अ रूम ऑफ हर ओन, जो खुद का रूम है उसका, तो वो खुद जो चाहेगी वो करेगी वहां पे। ठीक है, तो उसके पास ये होना चाहिए, यानी कि उसके पास फ्रीडम होना चाहिए, उसके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होनी चाहिए अगर उसे फिक्शन लिखना है तो। Perhaps it's time to add that women and even some men need an hour to themselves to just be. Perhaps अब ऑथर इसमें एक लाइन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा क्या है कि वुमेन को चाहिए मनी एंड पर्सनल स्पेस, फ्रीडम, अगर वो अपने मन के काम करना चाहती है, अपनी हॉबीज को परस्यूट करना चाहती है। उसमें ऑथर क्या कह रहे हैं, एक और लाइन ऐड कर रहे हैं कि इट्स टाइम, ठीक है, अब समय आ गया है कि हम ये ऐड कर दें कि वुमेन और कुछ मेन भी हैं जिनको 1 घंटा चाहिए टू देमसेल्फ, उनके लिए, टू जस्ट बी। जस्ट बी का मतलब क्या है, कुछ नहीं करें, बस रिलैक्स करें, या जो उनको अच्छा लग रहा है करें, सिर्फ रिलैक्स करें। ठीक, द प्रेशर टू राइट हैज इट्स ओन डीमंस। अब यहाँ पे ऑथर ने ये क्यों कहा द प्रेशर टू राइट हैज इट्स ओन डीमंस, ये इसको बस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहा। यहाँ पे जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा, राइटिंग के सेंस में लिखा था कि अगर लिखना है तो ऑथर सिर्फ लिखने के सेंस में नहीं कह रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि घंटा चाहिए, लिखने के लिए नहीं चाहिए। जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि लिखने के लिए चाहिए, अगर जो वुमेन लिखना चाहती है उनको चाहिए, पर ऑथर सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा है जिनका हॉबी सिर्फ राइटिंग है, उनकी जिनकी कोई हॉबी नहीं भी है, सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं वो। क्योंकि राइटिंग के भी तो अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं और हर कोई राइटिंग करता नहीं है, इस वजह से। ऑफ कोर्स द डे डजंट नीड एन एक्स्ट्रा आवर फॉर दैट। अब ये करने के लिए कि 1 घंटा मिल जाए उनको जिसमें वो अपनी काम कर सके, रिलैक्स कर सके, इसके लिए 24 से 25 घंटा करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा घंटा लाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ मोर फ्लेक्सिबल कल्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, बस एक फ्लेक्सिबल कल्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। फ्लेक्सिबल यानी ऐसी जो एडजस्ट हो सके, जिसमें चेंजेस किए जा सके। कल्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है इसमें, कल्ट क्या क्या होता है, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, एक आइडिया आपका, एक क्या कहते हैं उससे, एक जनरल सेट ऑफ गाइडलाइन जिसके थ्रू अपनी लाइफ को जीते हो। ठीक है, तो कल्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है, मतलब वे ऑफ लाइफ से प्रोडक्टिविटी का रोल बहुत ज्यादा है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आजकल की जैसी जो लाइफ है कि नहीं कुछ भी करना है, प्रोडक्टिव करना है, कुछ ऐसा कोई जिससे प्रोडक्टिव हो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, वर्क करते रहो, प्रोडक्टिविटी लाते रहो, ये जो ऑब्सेशन बन गया है, इसमें थोड़ी चेंजेस लाने की जरूरत है। तभी लोगों को वो जो एक आवर है जिसमें वो सिर्फ रिलैक्स करेंगे या फिर जो उनको अच्छा लगता है वो करेंगे, वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, तो ये है आज का आर्टिकल। ठीक है, ऑथर की टोन क्या है, एक तो ऑथर की टोन क्रिटिकल है क्योंकि उसने क्रिटिसाइज किया अभी जो चल रहा है, जो ये ऑब्सेशन है वर्क का, प्लस 70 आवर वीक का जो चल रहा है। ठीक है, तो वो एक क्रिटिकल है, प्लस ऑथर सोच भी रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो ऑथर ने सोच के बोला भी है कि यहाँ पे जैसे कि हाँ, कि ऐसा कोई संडे नहीं है जहाँ जब काम नहीं आता है, हर किसी को काम करना ही पड़ता है, सिर्फ 8 आवर का डे नहीं होता है। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने बताया कि अब ऐड है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव भी है टोन, क्योंकि ऑथर सोच भी रहा है, तो क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पहले आप देख लो, ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, और ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले आप खुद से करोगे, फिर हम करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट द पोटेंशियल यूज ऑफ एन एक्स्ट्रा आवर इन अ 24 आवर डे। पैसेज में क्या इंप्लाई किया गया है, क्या बताया गया है कि जो एक्स्ट्रा 25 आवर आ जाता है उसका क्या यूज होगा। तो क्या बताया था ऑथर ने, याद करो कि अगर आ भी जाता है तो वो तो यूज हो जाएगा घर के कामों में, जैसे संडे यूज हो जाता है वैसे वो भी यूज हो जाएगा। इट वुड लाइकली बी वेस्टेड ऑन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, वो वेस्ट हो जाएगा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे। अब देखो इसको, देखो 1 मिनट, ऑथर 25 आवर जो एक्स्ट्रा आवर है उसको किस सेंस से देख रहा है
क्या उसको वो ये बात कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा आवर जो आएगा उसको भी प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है, जो ये बात कहेगा ऑथर कि वो भी वेस्ट हो जाएगा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, ये वेस्ट वाली वर्ड तो यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो रिलैक्सेशन के फेवर में है, वो प्रोडक्टिविटी के फेवर में नहीं है। वो ये नहीं कर रहा कि अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो उसमें भी तुम कुछ काम कर दो ऑफिस का, ऐसा कुछ काम कर दो जिससे जो प्रोडक्टिव हो। वो कह रहा है कि जब भी टाइम मिला तो रिलैक्स करो, रेस्ट करो। तो ये ऑथर कभी नहीं कहेंगे कि ये वो वेस्ट हो जाएगा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, तो ये गलत हुआ। इट वुड बी इंटायरली डिवोटेड टू वर्क रिलेटेड टास्क। अब इंटायरली डिवोटेड टू वर्क रिलेटेड टास्क, अब देखो ऑथर ने कहा तो है कि वो कामों में हो जाएगा, यूं वो भी जैसे बाकी संडे मैनेजर्स की कॉल हो गए, ओवर बेयरिंग जो कंट्रोलिंग मैनेजर से कॉल ईमेल में निकल जाता है, पेरेंट्स को केयर करना है, चिल्ड्रन को केयर करना है, रिलेशनशिप्स पे वर्क करना है, उसमें निकल जाता है, संडे को कुछ भी काम आ जाता है घर का, उस पर निकल जाता है, ठीक है। तो इतने सारे वर्क बताए हैं, इनमें से कुछ वर्क आपका ऑफिस रिलेटेड है, कुछ घर का है और हाउस रिलेटेड है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इंटायरली डिवोटेड टू वर्क रिलेटेड टास्क, मतलब इंटायरली हो जाएगा ऑफिस रिलेटेड काम में, तो वो नहीं कह रहा क्योंकि उसने और भी काम कहे हैं, होम के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए हैं ऑथर ने, तो ये भी गलत हो गया। इट वुड प्रोवाइड मच नीडेड पर्सनल टाइम फॉर मैनी पीपल, जो पर्सनल टाइम जो चाहिए लोगों को वो प्रोवाइड कर देगा, नहीं। लास्ट में उसने अगर हम देखें तो उसने कहा यही है, मे वेल बी swallowed अप, मतलब कि वो यूज हो जाएगा इन सब कामों में ही। अब जब कामों में यूज हो जाएगा तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना कि इससे उनको फ्री टाइम मिल जाएगा। इट माइट स्टिल बी कंज्यूम्ड बाय डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ ये हो सकता है डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई, होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई, और भी कोई अगर आ जाता है कोई मिसलेनियस वर्क वो भी आ गया, तो ये हमारा आंसर सही है क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया है, ऑल इनकम्पसिंग है ये ऑप्शन, इसलिए। इट वुड लीड टू मोर लीजर एक्टिविटीज एंड हॉबीज, ये तो वही कह रहा है, इससे लोग और हॉबी करेंगे, लीजर एक्टिविटी करेंगे, तो सीख के ही लाइन में जा रहा है, तो ये भी गलत है, ई गलत हो गया। तो आंसर क्या था? आंसर था डी। Why does the author reference both blue collar and white collar workers in the discussion? Author ने दोनों टाइप के वर्कर्स की बात क्यों की है? To highlight the universal nature of time scarcity across different job types. जो यूनिवर्सल नेचर है मतलब कॉमन है सब लोगों के लिए, यूनिवर्सल मतलब कॉमन, सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जो टाइम स्कार्सिटी है, जो समय की कमी है, वो हर तरह के वर्कर्स के लिए है, चाहे वो ब्लू कॉलर हो चाहे वो व्हाइट कॉलर हो, ये ऑप्शन है। टू कंपेयर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज टू ग्रुप्स, दोनों जो ग्रुप्स हैं, जो दो टाइप्स ऑफ वर्कर्स है, वो क्या चैलेंज फेस करते हैं, उनके चैलेंज को कंपेयर कर रहा है, कौन किसका चैलेंज कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये तो नहीं कर रहा है ऑथर, चैलेंजेस की तो बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ पे कि चैलेंज किस तरह के फेस किए जाते हैं। एक ही चीज की बात हो रही है, टाइम स्कार्सिटी की, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में टाइम सारा का सारा निकल जाता है, अपने लिए मी टाइम नहीं बच पाता है, ठीक। टू एम्फसाइज दैट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डिफर बाय ऑक्यूपेशन। अब टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की बात क्या ऑथर ने की है? नहीं की है ना, कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, टाइम मैनेज करो, नहीं की है, तो ये गलत हो गया। जो चीज नहीं मेंशन्ड है उसको तो हम पहले ही एलिमिनेट करेंगे। टू शो दैट ओनली ब्लू कॉलर वर्कर्स सफर फ्रॉम टाइम स्कार्सिटी, क्या ऐसा होता है, ने कहा है कि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो मैनुअल लेबर करते हैं, सिर्फ वही उन्हीं के पास टाइम की कमी है, व्हाइट कॉलर वर्कर्स के पास टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है? नहीं, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है। दोनों ही के बारे में कहा है कि वेदर का मतलब क्या था, वेदर ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर, मतलब दोनों के लिए ही है टाइम की स्कार्सिटी। To argue that white collar workers have more flexibility in their schedules, कि जो white collar workers हैं, जो ऑफिस वर्कर है, उनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी तो किसी के पास भी नहीं है, दोनों टाइप के वर्कर्स के पास भी नहीं है, गलत हो गया। जो ऑथर का रेफरेंस जो उसने किया ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर वर्कर्स को, इसीलिए क्या है कि जो टाइम की स्कार्सिटी है वो दिखा सके कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जॉब टाइप्स है, वो चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क हो, मैनुअल वर्क हो, या फिर ऑफिस में बैठ के मेंटल वर्क हो, दोनों में ही टाइम की स्कार्सिटी है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोर फ्लेक्सिबल कल्चर ऑफ प्रोडक्टिविटी? ठीक है, ये जो एक मोर फ्लेक्सिबल कल्चर ऑफ प्रोडक्टिविटी उसने बताई है ऑथर ने, एक है क्या क्या कहा कि जो अभी जो ऑब्सेशन चल रहा है कि प्रोडक्टिव काम करो, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, ठीक है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो उसकी तरफ ऑथर का एटीट्यूड क्या है? स्केप्टिकल दैट इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अब स्केप्टिकल क्या होता है? डाउटफुल।
अनसर्टेन। तो ऑथर क्या डाउट कर रहे हैं, क्या अनसर्टेन है कि हो सकता है इंप्लीमेंट हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, ठीक है। स्केप्टिकल दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, मतलब इफेक्टिवली का मतलब कि वो अगर उनको उसको इंप्लीमेंट करे तो उसका रिजल्ट आएगा कि रिजल्ट नहीं आएगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, इसको लेके डाउट में है। सपोर्टिव ऑफ द आइडिया एज अ सॉल्यूशन टू टाइम स्कार्सिटी, जो टाइम की स्कार्सिटी है जिसका पूरे पैसेज में जिक्र किया, बात की जिस पे ऑथर ने, उसका सॉल्यूशन है ये फ्लेक्सिबिलिटी, और उसको सपोर्ट करते हैं ऑथर कि नहीं ऐसा करना चाहिए। इनडिफरेंट टू द कॉन्सेप्ट पोटेंशियल इंपैक्ट, ऑथर को मतलब ही नहीं है, इनडिफरेंट है वो, ठीक है, ना तो फेवर में है इसके ना तो डिसफेवर में है, मतलब ही नहीं उनको क्या है ये फ्लेक्सिबल कल्ट कुछ भी हो। ये है क्रिटिकल ऑफ इट्स फीजिबिलिटी इन मॉडर्न सोसाइटी, क्रिटिकल है मतलब कि उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि नहीं ये फीजिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड में ये फ्लेक्सिबिलिटी। होपफुल बट अनसर्टेन अबाउट इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, होपफुल है इस चीज को लेके कि हाँ अच्छी चीज है, बट अनसर्टेन है कि क्या पता प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। थ्योरी में तो अच्छा लग रहा है, क्या पता प्रैक्टिकल में अच्छा ना लगे, ना हो पाए। तो एक लाइन को देखो यहाँ पे, ऑफ कोर्स द डे डजंट नीड एन आवर फॉर, ऑफ कोर्स क्या बताता है, सर्टेनिटी बताता है कि सर्टेनिटी मतलब सर्टेन की बहुत ही सर्टेन बात है कि दिन को एक्स्ट्रा घंटे नहीं चाहिए, क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे सर्टेन हो गई, अब सर्टेन हो गई, ठीक है, तो जो अनसर्टेनिटी है वो तो जाएगी, ठीक है, अनसर्टेनिटी वाले ऑप्शन तो जाएंगे कि ये डाउट आ रहा है, अनसर्टेन है, बचा क्या, इनडिफरेंट तो है नहीं क्योंकि उन्होंने बताया है, ठीक है, कि ये सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स ये सॉल्यूशन है। क्रिटिकल भी नहीं होंगे क्योंकि जब बता रहे सॉल्यूशन है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज तो करेंगे नहीं। तो आंसर क्या बना, सपोर्टिव है आइडिया के कि सॉल्यूशन है ये टाइम स्कार्सिटी का। What does the phrase "miss the forest for the trees" imply in the context of the passage? जो phrase है "miss the forest for the trees" यानी कि trees क्या है यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें, forest क्या है, बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है। तो क्या इंप्लाई कर रहा है, पीपल आर टू फोकस्ड ऑन देयर इमीडिएट टास्क टू सी द ब्रॉडर इंपैक्ट ऑन देयर लाइफ्स। पीपल अभी जो उनके पास जो टास्क है, जो छोटे टास्क है, जो शॉर्ट टर्म उनका गेन है, उस पर ज्यादा फोकस है, और जो ब्रॉडर इंपैक्ट है, जो बड़ा पिक्चर है, वाइडर पर्सपेक्टिव है लाइफ पे, वो टास्क क्या लाइफ पे क्या इंपैक्ट कर रहे हो वो नहीं दिख रहा उनको। इंडिविजुअल्स फेल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर ड्यू टू देयर बिजी स्केड्यूल। इंडिविजुअल्स है वो जो नेचर की ब्यूटी है कि नेचर कितना सुंदर है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत बिजी है अपने काम में। ये तो ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की तो बात ही नहीं की ऑथर ने। द डेली ग्राइंड प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम तो मिल ही नहीं रहा, तो डेली ग्राइंड है जो वर्क है वो उसके वजह से लोग ना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है, समझ नहीं पाते कि एक्स्ट्रा टाइम का बेनिफिट क्या है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल कहाँ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो ही तो रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। द सोसाइटल स्ट्रक्चर मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू रिलैक्स एंड एंजॉय लाइफ। अब देखो रिलैक्स और एंजॉय लाइफ का तो पता है कि रिलैक्स नहीं कर पा रहे लोग, एंजॉय लाइफ नहीं कर पा रहे, बट सोसाइटल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं कर पा, ये है वो जरूरी नहीं कि सोसाइटी वैसा करवा रही है, नहीं कि सोसाइटी वैसी बन गई है। जो 70 आवर्स का वर्क वीक है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी वजह से सोसाइटी का कोई रोल नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया। वर्कर्स ओवरलुक द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर एफर्ट्स इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। जो काम कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस नहीं देख पाते, काम कितना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या है, ट्रीज जो है वो छोटे इमीडिएट टास्क है उन पे ज्यादा फोकस रहता है, तो जो बड़ा पिक्चर है, जो इम्पैक्ट है वो उनको नहीं दिखता, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये रहा आपका आज का सेशन, आई होप आपको फ्रूटफुल लगा होगा। जो भी आपकी फीडबैक है, सजेशन है, क्वेश्चन है, ठीक है, कोई आप कुछ चीज़ आप सजेस्ट करना चाहते हो कि इस सेशन में मुझे और क्या करना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कोई आपका डाउट है किसी भी सेशन को लेके, ठीक है, या सिंपल कोई फीडबैक है वो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हो, मैं आंसर करूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में एक अमेजिंग आर्टिकल, एक और अमेजिंग आर्टिकल के साथ, बहुत सारी वोकैबुलरी होगी, वर्ड्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, अच्छा आर्टिकल होगा, हम पढ़ेंगे और समझेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि मार्क्स आपको लेके आना है इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है, ओवरऑल नंबर बढ़ानी है, एग्जाम क्रैक करना है और जॉब लेनी है इस बार। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ नाइस डे।